जैन साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो को करिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्ज़ाम होता है फाइनेंस एंड बैंकिंग का। ठीक है, यदि आप बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। यदि आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर या फिर सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंस एंड बैंकिंग का एग्जाम होता है को करिकुलर कोर्स के अंदर डीडीयू यूनिवर्सिटी में, जिसका पेपर कोड है COMM 203। ठीक है, ध्यान रखेंगे साथियों, इसमें टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी शानदार शानदार नोट्स के साथ। ठीक है, और ये मॉडल पेपर 2 है। एक मॉडल पेपर मैंने पहले ही दे दिया है और एक पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जा करके आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद उसे अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या तो पुराने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चलें इसमें पहला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करता है, RBI, सेबी या नाबार्ड? तो मुद्रा बाजार को हमेशा RBI नियंत्रित करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी पहला। ठीक है, चलें दूसरा प्रश्न आपको क्या पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हैं? तो मनमोहन सिंह है भैया। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी दूसरा। ठीक है, चले एक बार और देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, ठीक है, कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न कौन है। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? जो रिजर्व बैंक स्टाफ है भैया, ये कॉलेज, ठीक है, ये कॉलेज है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका चेन्नई में स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 3 जुलाई 1963 को हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? चेन्नई में। चलिए चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। किस वर्ष में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो देखिए, अगर पूछेगा RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो 1949 में। ठीक है, स्थापना 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। अगर पूछेगा RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे एग्जाम में पूछता है, RBI का जो गठन हुआ था वह किस कमीशन के अंतर्गत हुआ था? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर RBI की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए 1935 में हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल भैया, 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चले प्रश्न नंबर 6 देखते क्या पूछा गया है। भारत में अंतिम ऋणदाता कौन है? SBI होता है, RBI होता है, नाबार्ड है या फिर सेबी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइए अंतिम ऋणदाता कौन है भैया? तो अंतिम ऋणदाता RBI होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपका क्या पूछा गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, सातवें का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, यानी बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 8 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को ठीक करती है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक ठीक करती है। ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है यह भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को ठीक करती है भैया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है। भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरे पर दिखाई देने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है, इंडिया के छपाई के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, जो भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरे पर दिखाई देने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छपाई के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक कौन सी है? तो इटाग्लियो प्रिंटिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपके एग्जाम में ये ऑप्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, पहले ऑप्शन में दे सकता है, आपका बी में, सी में, डी में भी दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप प्रश्न को। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है।
भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आरबीआई जिम्मेदार होती है भैया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चले 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आरबीआई का निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक साधन प्रकृति में गुणात्मक है? तो नैतिक अनुनय, ठीक है, नैतिक अनुनय, ध्यान रखेंगे। चले 12 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, नाबार्ड किस वर्ष में स्थापित किया गया था? नाबार्ड जो है 1982 में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, केवाईसी का मतलब है, ठीक है, आप बैंक में जाते हैं, बोलते हैं हमें केवाईसी कराना है सर, तो केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, बैंकिंग लेन देन में पिन को कहा जाता है? PIN, बैंकिंग लेन देन में जो पिन है PIN, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया? निजी पहचान संख्या, ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर बोला जाता है इसे। चलें 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, क्रेडिट कार्ड लेन देन में OTP क्या है? जो क्रेडिट कार्ड आप लेन देन करते हैं या फिर आप गूगल पे फ़ोन पे बनाते हैं, OTP आता है, या फिर कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो भी OTP आता है। तो OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका? OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, यानी एक ही बार इसको आप यूज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा वित्तीय समूह है, बताइए भारत का सबसे बड़ा वित्तीय समूह कौन है? HDFC है, ठीक है, बताइए HDFC है भैया, फिर ICICI बैंक है, या फिर IFCI बैंक है, या फिर SBI है, SBI, बताइए कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वित्तीय समूह जो है वो SBI है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है आपका, रुपे कार्ड है, रुपे जो कार्ड है वो क्या है, बताइए? एक डेबिट कार्ड है, आपके ATM पर लिखा रहता है, तो ATM जो रहता है, ATM आपका क्या है? डेबिट कार्ड है, ठीक है। चलें ध्यान रखेंगे, रुपे कार्ड है, क्या है? डेबिट कार्ड। चले 19 नंबर प्रश्न क्या है, एक चेक की वैधता अवधि क्या है? तो मतलब जो आपको एक चेक मिलता है, उस चेक को आप कितने दिन के अंदर यूज कर सकते हैं, या कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, उसका लिमिट क्या है? तो जारी होने की तारीख से 3 महीने, ठीक है। एक चेक की वैधता कितनी होती है? डायरेक्ट जान लीजिए आप, 3 महीने होती है, ठीक है। चेक की जो ठीक है, महीने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक चेक की वैधता कितने दिन तक होती है भैया? 3 महीने तक, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा है, किस कार्ड का उपयोग करने पर कार्ड धारक बैंक के कर्जदार बन जाते हैं? तो जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे भैया, तब आप क्या हो जाएंगे? बैंक के आप कर्जदार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, IMPS का पूर्ण रूप क्या है? IMPS का पूर्ण रूप पूछा भैया, ध्यान रखेंगे क्या है यहाँ पर? तत्काल मोबाइल भुगतान प्रणाली, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से किसे आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाना जरूरी है? तो जो आधार कार्ड के साथ इन चारों में से किसे जोड़ा जाना जरूरी होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, इसे जोड़ा जाना जरूरी है, यानी FNEFT, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, यहाँ पर मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म पूछता है RTGS का, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। IMPS अभी ऊपर आपने पढ़ा है, इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। AEPS का फुल फॉर्म क्या है भैया? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। चलें ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, बैंक शब्द इटालियन शब्द बैंकों से लिया गया है, जिसका अर्थ है बेंच, ठीक है। बैंक शब्द इटालियन शब्द से लिया गया है, बैंकों से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? बेंच है। 24 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, NAV का फुल फॉर्म क्या है? NAV का फुल फॉर्म होता है भैया, क्या होता है? शुद्ध संपत्ति मूल्य, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है और हिंदी में भी, ठीक है।
अब जिस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे आप आसानी से उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। ठीक है, एक लाइक जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या है? विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए अधिकृत डीलरों की नियुक्ति की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। और आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए इस जो मॉडल पेपर है ये व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर आगे देखेंगे हम। अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है आपका? चलें अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, नाबार्ड पुनर्वित्त, ठीक है, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है भैया? तो अल्पावधि प्रदान करता है, मध्यम अवधि प्रदान करता है और दीर्घकालिक प्रदान करता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे क्या पूछा गया है? नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री साजी के भी। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, श्री साजी के भी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में 2024 में भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है आपका? केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा कोष का है। जो केंद्रीय बैंक है विदेशी मुद्रा कोष का है, संरक्षक है, व्यापारी है, देनदार है या लेनदार है? बताइए। केंद्रीय बैंक जो है विदेशी मुद्रा कोष का क्या है? संरक्षक है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी पहला। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है? केंद्रीय बैंक अपने पास जमा राशि पर ब्याज देता है, अधिकतम देता है, वाणिज्यिक बैंकों के बराबर देता है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर थोड़ा सा देगा, जरा सा बताइए। तो केंद्रीय बैंक अपने पास जमा राशि पर जो ब्याज देता है अधिकतम देता है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है? आर्थिक चिट्ठा में अग्रिम लिखा होता है, संपत्ति पक्ष लिखा होता है। प्रश्न नंबर 31 पूछा है, आकस्मिक दायित्व लिखा है अनुसूची 4 में, अनुसूची 5 में, अनुसूची 11 में या अनुसूची 12 में? तो आकस्मिक जो दायित्व लिखा है वह अनुसूची 12 में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या पूछा गया है? अपर्याप्त सुरक्षा के मामले में ब्याज दर है, कम है, उच्च है, औसत है या शून्य है? तो अपर्याप्त सुरक्षा के मामले में जो ब्याज दर है वह उच्च है। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है? जब नाबार्ड की स्थापना हुई तो इसकी प्रारंभिक पूंजी क्या थी? 100 करोड़ थी। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ध्यान रखेंगे। और इसका नाबार्ड का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, आगे इंग्लिश में भी मैं बता दूंगा। चलें 35 नंबर प्रश्न है, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? 75%, 50%, 99% या 85%? तो नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा है हमारे, वह 99% है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है आपका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म है। ठीक है, किस सन में स्थापित किया है? यानी नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है? भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया? सॉरी इसके लिए। ठीक है, कौन लॉन्च किया था भैया? नाबार्ड ने लॉन्च किया था। ठीक है, भारत में नाबार्ड ने, ठीक है, स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है? नाबार्ड किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से, शहरी विकास से, औद्योगिक विकास से या रेलवे विकास से? तो जो नाबार्ड है भैया, नाबार्ड आपका ग्रामीण विकास से संबंधित है। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया है, 1992-93 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया? तो नाबार्ड ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 40 पूछा है, LIC का गठन वर्ष में हुआ? जो LIC आप लोग जमा करते हैं, आप लोगों के घर में बगल में कोई भी जमा करता होगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बोला जाता है।
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में LIC की स्थापना हुई थी भैया, ठीक है। चलें, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है? किस जोखिम के परिणाम स्वरूप हानि या लाभ हो सकता है? तो काल्पनिक जोखिम, ठीक है, काल्पनिक जोखिम के परिणाम स्वरूप हानि या लाभ हो सकता है। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है, IRDA इरडा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इरडा अधिनियम जो पारित हुआ था 1999 में पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है, बहाली पॉलिसी के मामले में मुआवजे का भुगतान इस प्रकार है, नगद है, प्रतिस्थापन है, नगद या वस्तु में है, बताइए। बहाली पॉलिसी के मामले में मुआवजे का जो भुगतान है वह प्रतिस्थापन है। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया है, नामांकन केवल इनके पक्ष में किया जा सकता है, यानी जब आप फॉर्म भरते हैं बैंक में, ठीक है, फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आप नॉमिनी का नाम डालते हैं, तो नॉमिनी का नाम किसके पक्ष में किया जा सकता है? कोई भी पक्ष हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, जिसे आप चाहें उसे कर सकते हैं, चाहे आपका जीवन साथी हो, जीवन साथी या बच्चे हों या फिर अभिभावक आपके माता पिता, किसी के नाम पर भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति। चलिए, प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है, जब किसी विषय वस्तु का बीमा की गई राशि उसके वास्तविक मूल्य से अधिक हो तो उसे कहा जाता है ओवर बीमा कहा जाता है, ठीक है। जब किसी विषय वस्तु का बीमा की गई, ठीक है, जब किसी विषय वस्तु का बीमा की गई राशि उसके वास्तविक मूल्य से अधिक हो तो उसे क्या कहा जाएगा भैया? ओवर बीमा। प्रश्न नंबर 46 पूछा है, बैंकर्स बैंक के रूप में किस बैंक को जाना जाता है? बैंकर्स बैंक के रूप में RBI, SBI या PNB या नाबार्ड को जाना जाता है, बताइए। तो इसे RBI को जाना जाता है, ठीक है। बैंकर्स बैंक के रूप में RBI को जाना जाता है, RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 47 पूछा 47 नंबर, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या जर्मनी, बताइए। तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है, यानी भेजा जा सकता है? तो 2 लाख, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। जो 2 लाख की न्यूनतम राशि है वह RTGS के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा, ये आपके काम आएगा अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो बैंक में, ठीक है, और आपके एग्जाम में भी काम आएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, बताइए। राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा नहीं है? पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक। राष्ट्रीयकृत मतलब समझ रहे हैं, एक बैंक का दूसरे बैंक में विलय जब होता है राष्ट्रीयकृत बोला जाता है। तो जो भारतीय स्टेट बैंक है ये आपका क्या है? राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 आपका क्या पूछा गया है? 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो FERA अधिनियम पेश किया गया था। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपके एग्जाम में पूछता है भैया, ठीक है। चलिए, मैं इसका फुल फॉर्म बता दे, एक बार और प्रश्न देख लीजिए। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? FERA अधिनियम, ठीक है। चलें, अच्छा, FERA का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अच्छा, इन सभी का भी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। FEMA, FRBM और SARFES, इन सभी का फुल फॉर्म चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि इन सभी का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA का फुल फॉर्म होता है। FRBM का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? फैसल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, SARFESI का फुल फॉर्म क्या होगा? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ठीक है। इन सभी का मैंने फुल फॉर्म भी आपको बता दिया। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी भी अच्छी लगी होगी।
प्लीज़ इस मॉडल पेपर को आगे ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे, एक सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि अगले सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मैं और भी सब्जेक्ट की तैयारी कराता रहूँगा आप सभी का, और कराई भी जाती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।